May I come in, sir? Yes, please come in. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, आइए बैठिए प्लीज। Thank you, sir. मिस्टर अजय यादव, जी सर। टेक्सटाइल इंजीनियर। जी सर। वाह, दिल्ली में है ये? यस सर, IIT दिल्ली। टेक्सटाइल ब्रांच है यहाँ? यस सर। You belong to ETA? जी सर। Father is a teacher? सर lawyer. Lawyer. And his income is 2,25,000 only. जी सर। ऐसा क्यों? सर इसके कई कारण हैं। पहला सर अभी हाल ही में एटा जनपद को क्या है 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। हाँ, एक कासगंज जनपद बना दिया है, तो नंबर ऑफ केसेस कम हो गए हैं। कम हो गए। और दूसरा सर उनको कई बार हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, जिसका कारण बस वे प्रैक्टिस कई बार नहीं जा पाते। जमीन नहीं है खेती की? सर जमीन है लेकिन बड़े स्तर पर नहीं है। अच्छा, ओके। Your medium is Hindi or English? सर हिंदी। एग्जाम भी हिंदी में लिखा? नहीं सर, एग्जाम इंग्लिश में लिखा था। Sorry, optional? सर ज्योग्राफी। Okay. सॉरी। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी करने के बाद आपने ज्योग्राफी क्यों लिया? सर पहला ज्योग्राफी क्योंकि मैंने क्लास 10 तक पढ़ा हुआ था, तो ज्योग्राफी मेरा एक इंटरेस्ट था। और दूसरा सर जब मैंने ज्योग्राफी के टॉपिक्स पढ़े तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसमें ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। इसके अलावा सर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट यूपीएससी की ऑप्शनल लिस्ट में नहीं है। नहीं है। जी सर। दैट शुड बी द फर्स्ट रीजन यू शुड टेल। ओके सर। हाँ, यस सर। because it is not a subject in UPSC syllabus, so therefore I had to choose a subject, and I had interest in this. जी सर। Good. This is your first chance or सर ये मेरा 5th अटेम्प्ट है, 3rd इंटरव्यू है। 5th अटेम्प्ट है, 3rd इंटरव्यू। उससे पहले 2 इंटरव्यूज में क्या हुआ? सर एक बार 157 मार्क्स थे और एक बार 143, और लास्ट ईयर 9 मार्क्स से रह गया था। ओके। कहाँ रह के तैयारी की? सर पहला तो इंटरव्यू में जो मुझे अपेक्षा है उस संदर्भ में उस हिसाब से मार्क्स नहीं आ रहे हैं। और दूसरा सर मेंस में एक पेपर एथिक्स में सर मेरे मार्क्स कम थे। हाउ अबाउट दिस ईयर? सर दिस ईयर अच्छा गया। इस ईयर सर मेंस के पेपर पहले के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे रहे। काफ़ी अच्छे हैं। गुड। वो इफ आई आस्क यू व्हाट आर 3 मेन प्रॉब्लम्स द कंट्री इज फेसिंग? सर पहला तो जिस प्रकार से भारत बॉर्डर्स पे सर एक एग्रेशन फेस कर रहा है, टेररिज्म फेस कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म और एक बड़ी समस्या भारत झेल रहा है। भारत के बड़े स्तर पे रिसोर्स इस डायरेक्शन में मोबिलाइज हो रहे हैं। दूसरा सर अनएम्प्लॉयमेंट भारत की एक गंभीर समस्या है। जिस स्तर पे रोजगार के अवसर उत्पन्न होना चाहिए वह उस स्तर के नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। तीसरा सर मुझे लगता है कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है इकोनॉमी में जिस प्रकार का होना चाहिए वह अगर हम ग्लोबल एवरेज देखें तो उस संदर्भ में काफ़ी कम है। भारत की महिलाएं पूर्ण रूप से भारत की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं, तो ये भारत के लिए एक चुनौती है। डू यू सी पॉपुलेशन एज ए प्रॉब्लम? सर मेरा ऐसा मानना है कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम अभी हाल ही की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट देखें तो भारत का जो TFR है वह लगभग 2.0 हो चुका है और बाई 2070 भारत रिप्लेसमेंट लेवल पा लेगा। इसके अलावा जिस प्रकार से भारत सरकार के प्रयास चल रहे हैं कि पॉपुलेशन को स्किल बनाया जाए, एजुकेशन लेवल को बढ़ाया जाए, स्टार्टअप्स इनोवेशंस को प्रमोट किया जाए, तो मुझे लगता है कि सर हम कुछ वर्षों में डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसकी हम बात कर रहे हैं इसको पालेंगे, जिससे कि हमारी जो पॉपुलेशन है वह एक असेट के रूप में उभरेगी भारत के लिए।
हैप्पीनेस इंडेक्स में which countries are at number 1, 2, 3? सर जहाँ तक मेरी जानकारी है आइसलैंड नंबर 1 पे है, लेकिन सर मैं पूरी स्पष्टता के साथ नहीं कह सकता हूँ। Don't you see corruption also as one of the biggest problems of this country? निश्चित रूप से सर करप्शन भारत की एक गंभीर समस्या है। है, जी सर। पॉपुलेशन नहीं है। सर पॉपुलेशन में जैसे हमारे प्रयास रह रहे हैं कि हम इसे एक असेट के रूप में विकसित करें और भारत की इकोनॉमी भी। लेकिन प्रयास तो आपने कहा अनदर इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जी सर। जी सर, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है तो समय के साथ संभावनाएं जो रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। सड़क पे तो चलने के लिए जगह नहीं है। जी सर, समस्याएं हैं। हाँ? जी सर। अजय, जी सर। आप उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं। जी सर। बहुत बड़ा स्टेट है नहीं? जी सर। तो कुछ लोगों का तो ये कहना है कि 2 भाग कर दीजिए या 3 भाग कर दीजिए उत्तर प्रदेश को। जी सर। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सर मेरा ऐसा मानना है कि जो तर्क दिए जाते थे, जिस संदर्भ में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश के 3 या 4 भाग कर देने चाहिए, जैसे कि कनेक्टिविटी बहुत कमज़ोर थी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ईस्टर्न यूपी और सदर्न यूपी का काफ़ी कम हुआ करता था स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। कल्चरली देखा जाता था कि ये रीजन्स डिफरेंट हैं, लेकिन अगर हम पिछले कुछ वर्षों में देखें जिस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं ईस्टर्न यूपी और सदर्न यूपी में, जो विकास की परियोजनाएं चल रही हैं, जिस प्रकार से वहाँ एक्सप्रेस वे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, जिस प्रकार से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी इन रीजन्स को एक अच्छी मात्रा में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो मेरा मानना है कि सर उत्तर प्रदेश के जो डिफरेंट रीजन्स हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और अगर इसको ब्रेक कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से सर ये किसी भी रीजन के हित में नहीं होगा, इसको ब्रेक नहीं किया जाना चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि पॉलिटिकली थोड़ा ये हो जाता है, बैलेंस नहीं रहता है कंपेयर टू अदर स्टेट्स जो हैं। जी सर। तो एज यू नो, संसद जो है इसके मेंबर्स जो हैं बहुत हैं, जी सर। पार्लियामेंट में भेजते हैं। जी सर। सही बात है या नहीं? जी सर, लगभग 80 लोकसभा में और 31 राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से जाते हैं। हाँ। लेकिन सर उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, जैसे कि 24 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, तो ये आवश्यक हो जाता है कि उत्तर प्रदेश को एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिले भारत के सांसद में, ताकि वह जो उसकी समस्याएं झेल रहा है वह सांसद में रख के कुछ सांसद के माध्यम से कुछ उसे मदद मिल सके। तो उस स्तर पे सर ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो उत्तर प्रदेश के हित में ही है। एनकाउंटर्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? सर मेरा ऐसा मानना है कि एनकाउंटर किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। अगर एनकाउंटर किसी एक्सेप्शनल सिचुएशन में हुआ भी है तो प्रयास किए जाने चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम बैठे और जांच करे, अगर वह फेक एनकाउंटर्स हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई हो। अच्छा, ठीक है। तो हम आपके सब्जेक्ट में चलते हैं, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में। जी सर। तो उसका क्या फ़ायदा होता है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का? जैसे आपने पढ़ा टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, जी सर। तो क्या यूज़ होता है इसका? सर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के बहुत यूज़ हैं। पहला तो सर जो टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि जो फैब्रिक्स हैं, गारमेंट हैं, लगभग सभी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी द्वारा माध्यम से बनते हैं। दूसरा सर टेक्निकल टेक्सटाइल्स एक नई जो ब्रांच टेक्सटाइल्स में उभर रही है, तो वह एक सनराइज सेक्टर है। ये बड़े स्तर पे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, बात का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, बात के स्टार्टअप्स आ सकते हैं। इस संदर्भ में भी इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। तीसरा सर, अगर मैं रोजगार की बात करूं तो एग्रीकल्चर के बाद कोई क्षेत्र सबसे बड़े स्तर पर रोजगार प्रदान करता है तो वो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी सेक्टर ही है। यहाँ पे बड़ी संख्या में हैंडलूम और पावरलूम में वर्कर्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा सर अगर रूरल डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो वहाँ पर भी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी एक बड़े क्षेत्र के रूप में उभरा है। मुझे ये बताएं, पॉपुलेशन की बात हो रही थी, तो आप बताएं जो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, उसके बारे में जानते हैं आप? जी सर। उसके क्या फ़ायदे हैं? सर पहला, डेमोग्राफिक डिविडेंड किसी भी नेशन की वर्किंग एज पॉपुलेशन का वह पोटेंशियल है जिसमें अगर स्किल हो तो वह उससे बड़े स्तर पे इकोनॉमिक बेनिफिट्स गेन कर सकता है। सर दूसरा, इसके कई फ़ायदे हैं। पहला तो सर इसके होने से किसी भी कंट्री की जो आर्थिक विकास की जो दर है वह तेज़ी से बढ़ सकती है अगर सभी पॉपुलेशन स्किल्ड हो, ह्यूमन रिसोर्सेज का मजबूत हो। दूसरा सर, जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की जो वर्चुअस साइकिल है वह इसके माध्यम से बहुत तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि सरकार के ऊपर और समाज के ऊपर पेंशन का बहुत बड़े स्तर पर दबाव नहीं होता। तीसरा सर, अगर यंग पॉपुलेशन अधिक होगी तो वो क्रिएटिव होती है, इनोवेटिव होती है, जिस माध्यम से
उस कंट्री की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वह तेजी से विकसित हो सकती है। नेपाल आपका बॉर्डर स्टेट है ना ये? जी सर। मतलब यूपी के साथ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जी कई सर। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? सर तराई रीजन में कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है करीबन कितने? 13 डिस्ट्रिक्ट्स अच्छा, नेपाल अच्छा, से। ठीक। तो ये बचा है, नेपाल में अभी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है ना, जी कम्युनिस्ट सर। पार्टी है, जी सर। तो हम लोग क्या करेंगे फिर? हम लोग तो सोच रहे थे कि वो नेपाली कांग्रेस वाले आएंगे, जी सर। तो वो लोग तो आए नहीं, अब कम्युनिस्ट आ गए, जी सर। तो कैसे हम, मतलब कैसा होगा अभी? सर अगर हम हाल ही में जो नेपाल की गवर्नमेंट है उसको थोड़ा बारीकी से देखें तो जो नेपाल के इस समय जो प्राइम मिनिस्टर हैं वह निश्चित रूप से प्रो इंडियंस हैं, उनके जो बयान हैं, लेकिन जिसके साथ उन्होंने अलायंस बना रखा है तो वह जो लीडर्स हैं वह निश्चित रूप से उनके एंटी इंडियंस व्यूज रहते हैं। लेकिन सर चाइना का फैक्टर भी है ना थोड़ा? जी सर, इसके अलावा चाइना एक बड़े स्तर पर जिस प्रकार से वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहा है, कनेक्टिविटी को बेहतर बना रहा है, लेकिन मेरा फिर भी ये मानना है कि जिस प्रकार से जो कल्चरल कनेक्टिविटी है भारत की और नेपाल की, और जिस प्रकार से भारत का वह एक प्रमुख नाइबर भी है और कई भारत की परियोजनाएं भी वहाँ चल रही हैं, तो समय के साथ हमारे रिश्ते और अच्छे होने की संभावनाएं हैं। थैंक यू अजय। तो अजय, आपने केमिस्ट्री पढ़ी है 12th में, 10th 12th और बीटेक में पढ़ी होगी। जी सर। पीरियोडिक टेबल पढ़ी है ना उसमें? जी सर। आजकल कितने उसमें एलिमेंट हैं? सॉरी सर इसकी कोई बात नहीं। पीरियोडिक टेबल को किस प्रकार से डिवाइड किया? कोई सिद्धांत लगाया है या वैसे नंबर लिख दिए? नहीं सर, सिद्धांत लगे हुए हैं। पहला सर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस के बेसिस हाँ, पे। पहला एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस का एक सिद्धांत हो गया। फिर दूसरा सर मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स के बीच में वहाँ क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। दूसरा ये सिद्धांत हो गया। तीसरा सर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं मुख्य तौर पे सर उनका एटॉमिक नंबर काफ़ी अधिक होते हैं, तो वह टेबल में जो बॉटम में जो एलिमेंट्स आते हैं मुख्य तौर से वह रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। हाँ, सर इसके अलावा तो अच्छा। अब ये सिद्धांत आप जो है प्रशासन में कैसे लगाओगे भाई? जो पीरियोडिक टेबल में कुछ सिद्धांत लगे और हमने पूरे एलिमेंट्स को और पूरे जो ब्रह्मांड के एलिमेंट है जितने भी आज या आगे जितने पता चल जाएंगे, अलग अलग कम्बिनेशन से अलग अलग पदार्थ बन रहे हैं, इन्हीं एलिमेंट से मिलके सारे कंपाउंड बने। जी सर। फिर अलग अलग पदार्थ बन गए। जी सर। तो इतना पूरा ब्रह्मांड बन गया। तो कुछ सिद्धांतों के आधार पर इस सिद्धांत को आप प्रशासन में कैसे लगाओगे? मान लीजिए आप जिले में हैं। सर मुझे कुछ समय मिल सकता है सोचने के लिए? हाँ बिल्कुल। सर हम कई स्तर पे इस सिद्धांत को लगा सकते हैं, जैसे कि सर पीरियोडिक टेबल में मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स एक अलग अलग ग्रुप्स में सर जिस प्रकार से वहाँ प्रस्तुत हैं, अगर हम समाज में देखें तो जिस प्रकार से जो कम्युनिटीज़ होती हैं, लगभग जो सिमिलर नेचर्स की कम्युनिटीज़ होती हैं, देखा जाता है कि वह एक रीजन में उनकी जो प्रेजेंस होती है काफ़ी अधिक होती है। तो पीरियोडिक टेबल को देखते हुए हम उसी स्तर पे कि किस कम्युनिटीज़ में क्या कल्चर है, क्या उसकी वैल्यूज़ हैं, उसके आधार पर किस प्रकार की वहाँ पर परियोजनाएं लगाई जाएं, किस प्रकार से वहाँ पे विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, एक ही हम ये कर सकते हैं। दूसरा सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिस प्रकार से पीरियोडिक टेबल्स में आइसोलेट किए गए हैं बॉटम पे, ऐसे एलिमेंट एंटी सोशल एलिमेंट अगर हम उससे कंपेयर करें, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी अपनी जो स्टेबिलिटी है वह नहीं रखते हैं और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वह भी स्टेबल नहीं होते हैं, तो मेरा प्रयास रहेगा कि इनको भी समाज से आइसोलेट किया जाए और या तो इनको रिफॉर्म किया जाए या फिर जो सभ्य समाज है उनसे इन्हें दूर किया जाए ताकि ये किसी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को ना फैला पाए। तीसरा सर अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो जिस प्रकार से एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता है, जो मास है एटॉमिक मास है वह भी बढ़ता नज़र आता है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि जिस प्रकार से पीरियोडिक टेबल में जिसका सबसे कम एटॉमिक मास है, कम एटॉमिक नंबर है, उसे सबसे पहली प्राथमिकता दी गई है, तो समाज में जो कमज़ोर वर्ग है जिसके पास चाहे इकोनॉमिक मास हो, सोशल मास हो, सबसे कम हो, तो मैं प्रयास करूं कि उनके प्रति मैं अधिक संवेदनशील रहूं, उनको जो सरकारी परियोजनाएं हैं उनमें उनको सही प्रकार से लाभ मिले, ऐसा मेरा प्रयास रहे। उत्तर प्रदेश जो है पूरे स्वतंत्रता संग्राम में
एक बड़ा भागीदार रहा है जी सर। और उस समय ये रहा। तो कौन कौन से ऐसे मुख्य शहर, आप 5 शहर गिना सकते हैं जिनमें स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी भागीदारी रही? सर पहला तो जो 1857 का रिवोल्ट था वह जिस प्रकार से मेरठ, लखनऊ की जो आसपास का रीजन था, अलीगढ़, तो यह रीजन सर स्वतंत्रता में इसने एक बड़ी भागीदारी भी दी। दूसरा सर क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो बलिया था, जिसके जीतू पांडे बहुत फेमस रहे, तो वह उस रीजन ने देश की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई। तीसरा सर इलाहाबाद रीजन, वहाँ से भारत के जो सबसे पहले जो माननीय प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, वह बिलोंग करते हैं, तो उस रीजन ने देश की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा सर उत्तर प्रदेश में जो आगरा रीजन है, इसके अलावा जो मथुरा का रीजन है सर, यहाँ से भी कई लीडर्स आए हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई है। संविधान में आप प्रदेश को डिवाइड कैसे करेंगे, उसको कैसे विभाजन करेंगे, क्या तरीका है उसका? सर अगर किसी प्रदेश को डिवाइड करना है, सॉरी सर अभी मैं पूरी तरीके से याद नहीं। क्या तरीका है भाई? पहले कहाँ जाएंगे, पार्लियामेंट जाएंगे कि विधानसभा जाएंगे कि क्या जाएंगे? सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पहले जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वह एक रिजोल्यूशन पास करती है, और वह रिजोल्यूशन अगर एक्सेप्ट किया गया हो गवर्नमेंट द्वारा, उसके बाद संविधान में एक अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 3 के अंतर्गत, जिसके तौर पे फिर किसी भी स्टेट को बाइफरकेट किया जाता है। भारतवर्ष में कुछ में विधान परिषद हैं, कुछ में नहीं है, तो ये दोहरे मापदंड क्यों है? या तो सभी में कर दो या सभी से हटा दो। क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? सर विधान परिषद मेरे अनुसार ऐसे प्रदेश जिनकी जनसंख्या काफ़ी अधिक है, उसके लिए ये काफ़ी अहम हो जाती हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ जो लोगों की रिप्रेजेंटेशन है उसको सही प्रकार से लेजिस्लेचर तक ला पाती हैं, बल्कि सर कई बार ऐसे बिल जो जल्दी पास करने की सरकार की जो योजनाएं रहती हैं, वहाँ पे ये 4 महीने तक विराम लगा पाती हैं। तो इस संदर्भ में सर जैसे कि उत्तर प्रदेश, उसकी जनसंख्या काफ़ी अधिक है, अगर अधिक से अधिक लीडर्स उत्तर प्रदेश से होंगे, उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, तो निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश की समस्याएं हैं वह अच्छी तरीके से लेजिस्लेचर तक आ सकती हैं और जो सरकार है वह उसे सुन सकती है। जहाँ विधान परिषद हैं, मतलब जी सर। दोनों हैं, जी सर। लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। जी सर। वैसे कितने स्टेट हैं? सर सच मुझे नंबर में तो एनीवे नहीं- 6 हैं। तो 6 आपने कहा कि जिनका ज़्यादा संख्या है, पॉपुलेशन जिनकी ज़्यादा है, उसमें है। तो छोटे भी स्टेट में है क्या? आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है? जी सर है। वो तो छोटे स्टेट हैं, इसका मतलब वहाँ पे नहीं रहने चाहिए, होने चाहिए। अगर वही एक ग्राउंड है तो मेन ग्राउंड आपने वही साइड किया। सर मेरे अनुसार मेरा ये कहने का तात्पर्य था कि अगर ऐसे प्रदेश जिसमें जनसंख्याएं अधिक हैं, अगर उसमें परिषद होंगी तो उन स्टेट तो के आपका हित में मतलब इन होगा। छोटे में नहीं होने चाहिए, ये आप कहना चाहते हैं? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अभी भी हैं, दोनों में हैं, और इस 6 स्टेट में से 2 स्टेट यही हैं, जी सर। और 6 में ही है केवल विधान परिषद, जी सर। है ना? जी सर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर जी सर। 2 ही जगह है, जी सर। वो 6 जगह है कुल, जी सर। जिसमें से 2 ये भी हैं और दोनों ही अब तो ये छोटे स्टेट हो गए। एनीवे कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, अभी रिलेटेड विद दिस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, ये अहिंसा सिल्क का भी नाम सुना है? जी सर। क्या मतलब है अहिंसा सिल्क का? सर मुख्य तौर पे जब सिल्क का प्रोडक्शन होता है तो उसमें जो मूथ्स होते हैं वह जब सिल्क को बॉयल करके निकाला जाता है तो उनकी डेथ हो जाती है। बिल्कुल ठीक। तो अहिंसा सिल्क में ऐसा प्रयास होता है कि उस मूथ की डेथ ना हो, उसे कैसे सिल्क को बॉयल करने से पहले उसको रिमूव कर दिया जाए। सर ये भारत का ही पेटेंट है। गुड। आईआईटी दिल्ली ने कुछ नेसो फिल्टर्स डेवलप किए हैं, एल्यूमिनाई, आईआईटी दिल्ली एल्यूमिनाई। जी तो सर। उन्होंने किए। नेसो फिल्टर्स क्या है? सर नेसो फिल्टर्स मुख्य तौर से जो हमारी नोज़ में जो हॉलो स्पेस है, यहाँ पर उनको इंसर्ट किया जाता है ताकि जो एयर पॉल्यूशन है, जो एंटी माइक्रोब्स जो एयर में हैं,
वह किसी प्रकार से हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको नुकसान ना पहुंचाएं। तो ये प्रयास रहता है कि कैसे अगर इन्वायरमेंट में एयर पॉल्यूशन का स्तर अगर अधिक भी है तब भी साफ एयर मिल सके। आपके स्टेट में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रहा है, जी कब होगा? सर ये 10 से 12 फरवरी के कि बीच में। कब, कौन सी जगह होगा? सर ये मुख्य तौर से लखनऊ में हो रहा है। लखनऊ में होगा। इसके लिए आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बहुत प्रयास कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए, और जी सर। उनके सामने ये भी रख रहे हैं पॉइंट्स कि मेरे यहाँ क्यों आप इन्वेस्ट करें, और वो चाहते हैं कि 5 साल में इसको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जाए। जी सर। तो वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, क्या क्या वो एफर्ट्स कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके आपके स्टेट में हों? सर अगर देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रयास हैं वह लगभग हर दिशा में हैं। पहला सर निवेश मित्रा और निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से जो रेड सिंगल विंडो पोर्टल, सिंगल ओके, वन। दूसरा सर लगभग जितनी भी पॉलिसीज हैं चाहे वो एम्प्लॉयमेंट्स और इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो या फिर स्टार्टअप से संबंधित हो, सभी उत्तर प्रदेश में दो। तीसरा सर जो कैपिटल सब्सिडी मिल रही है उत्तर प्रदेश में लगभग 15% से 25% मिल रही है, जो पूरे देश भर में सबसे सर्वाधिक है। तो जिस हिसाब से सर इन्वेस्टमेंट खासकर कैपिटल सेक्टर में काफ़ी बढ़ सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कहाँ स्टैंड करता है यूपी? सर दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पर। व्हाट एल्स? इसके अलावा सर उत्तर प्रदेश में जो डेमोग्राफी है, खासकर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जो मीडियन एज 21 है, तो उत्तर प्रदेश में जो एमएसएमई सेक्टर जिस प्रकार से उसकी गुड, व्हाट एल्स? ठीक कह रहे हैं, हाँ बोलिए। इसके अलावा सर जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, खासकर एक्सप्रेस वे लॉजिस्टिक्स डेवलप हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से सर ये कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे और नए अवसर उत्पन्न करेंगे भविष्य में। अच्छा, वो तमिलनाडु महाराष्ट्र इनका भी दौरा किया, किस लिए? सर उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत मुंबई का दौरा किया, जिसमें बड़ी संख्या में तमिलनाडु में भी किया? मद्रास में जी सर, इन्होंने चेन्नई में किया उसका दौरा। अच्छा, ये बताओ, ये अभी हम बात कर रहे थे डेमोग्राफिक डिविडेंड की भी बात कर रहे थे जी सर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इन 2 चीज़ों 3-4 चीज़ों को हम ध्यान में अगर रखें, TFR है ना, रिप्लेसमेंट लेवल, जी सर। क्या रेट है, TFR क्या है, नहीं आपको बताने नहीं है, सुनिए, और इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि पहली बात तो ये बताइए कि अगर TFR और जो भी हमारा रिप्लेसमेंट लेवल है उसको अगर हम ये देखें तो अगले 30-40 साल में हमारी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? सर जो आंकड़े हैं उसके संदर्भ में 1.70 करोड़ के समथिंग भारत की सॉरी सर 170 30-40 करोड़। साल में हमारी कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी पूरे कंट्री की, अगर TFR जो अभी TFR पे आ गया है, हम जो भी TFR है आप जानते होंगे, जी सर। रिप्लेसमेंट लेवल जिस पे भी हम आज की डेट में हैं, जी सर। अगर उसी रेट से ये कंटिन्यू करे तो 30-40 साल में हमारी पॉपुलेशन कितनी पहुंच जाएगी? सर 170 करोड़। 170 करोड़, बिल्कुल सही है। अब आप मुझे ये बताएं, अब आप डेमोग्राफिक डिविडेंड को भी साथ साथ ले लो। अब मुझे ये बताइए कि 3-4 चीज़ें आपके सामने हो गई है ना, जी सर। जिससे पॉपुलेशन भी आपकी 170 करोड़ पहुंच रही है 30-40 साल में, और साथ के साथ हमको डेमोग्राफिक डिविडेंड को भी ध्यान रखना है, सारा रखना है। तो क्या हमें चाइना वाले उस रास्ते पे जाना चाहिए या ऐसे ही चलते रहना चाहिए? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे चाइना ने किया 1 चाइल्ड पॉलिसी, फिर 2 चाइल्ड पे आ गए, फिर 3 चिल्ड्रन पे आ गए, ऐसा करके आ गए। तो क्या हमें वैसा करना चाहिए या जैसा हो रहा है ऐसा ही होना चाहिए, कि या कुछ और एफर्ट्स हमको इसमें कुछ करने चाहिए? व्हाट एग्जैक्टली दोज एफर्ट्स शुड, अगर कोई है इफ एट ऑल, तो वो क्या होने चाहिए? सर पहला तो क्वेश्चन क्लियर है? जी सर। हाँ, गो अहेड। सर पहला तो भारत को चीन का जो मॉडल है उसे फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार की समस्याएं चीन में आज दिख रही हैं वह भारत में भी संभावित होंगी। बिल्कुल। दूसरा सर जो अभी का मॉडल है भारत सरकार का, उसमें हम कुछ और ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड करें? सर पहला तो हम जो अवेयरनेस है खासकर पॉपुलेशन को लेके, खासकर समाज में वह वर्ग जहाँ पर TFR बहुत अधिक है, तो प्रयास किए जाएं कि उनको सही प्रकार से कॉन्ट्रासेप्ट्स अवेलेबल हों, वह फैमिली प्लानिंग्स में अपना कंट्रीब्यूशन प्ले करें। मेरा ऐसा मानना है कि समाज खुद बदले, ऐसे प्रयास होने चाहिए, ना कि एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन स्किल। गुड इनफ। अच्छा, एक और क्वेश्चन, मैथमेटिकल मॉडलिंग, ये आपका वो है? जी सर। ये आपका इसमें लिखा हुआ है। जरा सा मुझे ये बताओ, अगर हमें 99 की टेबल लिखनी है और मैं आपको केवल देता हूँ उसके लिए 30-40 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं, कैसे लिखोगे? 99 की टेबल आपको कहूँ या 999 की टेबल लिखने को कहूँ और 1 मिनट दूँ, कैसे करोगे उसको कि 1 मिनट में आप लिख दो उस टेबल को?
सर मैं 100 की टेबल लिखूंगा, उसमें माइनस करता जाऊंगा। अच्छा, जो अब आप मेरी बात सुनो हैं। जी सर। आप 9 की टेबल लिखो। मान लीजिए आपको 999 की टेबल लिखनी है, तो 9 की टेबल आप लिख लो। जी सर। अगर उसमें बीच में आप इंसर्ट 99 कर देते हैं तो क्या वो 999 की टेबल हो जाएगी? सॉरी सर, इसकी बिल्कुल हो जाएगी है। 9 की टेबल लिखो और बीच में 99 इंसर्ट कर दो तो वो 999 की टेबल हो जाएगी। हर जगह इंसर्ट करते चले जाओ 99। ओके, थैंक यू। अजय आप 1 मिनट बाहर बैठिएगा, हम बुलाएंगे आपको। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। मे आई कम इन सर? आइए अजय, बैठिए। थैंक यू सर। तो आपका इंटरव्यू कैसा रहा, यहाँ को कैसा लगा? सर मुझे लगा कि और अच्छा हो सकता था। तो आप खुद को आप मार्क्स देंगे तो कितने देंगे आप? सर एज सच एबव एवरेज। अच्छा, फिर भी परसेंटेज वाइज बताइए। सर एज सच कभी दिए नहीं, बट हाँ अगर तो 60% के अराउंड। चलो हम वही दे रहे हैं आपको, 60%। चलिए, तो कुछ हमारी तरफ से, बोर्ड की तरफ से कुछ सजेशंस हैं, टिप्स हैं, जी सर। तो आप फॉलो करिएगा। जी सर। दे विल हेल्प यू इन द इंटरव्यू। एक तो आप यूपी को बिलोंग करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेट है, बड़ा स्टेट है, जी सर। तो जितना जानकारी कर सकते हैं उसके बारे में आप पता कर सकते हैं, वो करिएगा, जितना भी हो। जी सर। बहुत सारी चीज़ें हैं यूपी में। जी सर। मैंने तो आपको 1-2 चीज़ों पर बताया है कि वो बाइफरकेट ट्राइफरकेट के बारे में बात कर रहे थे, जी सर। एनकाउंटर के बारे में बात कर रहे थे। अब तो कई सारी चीज़ें हैं जो आपको पूछ सकते हैं यस यूपी के बारे में। जी सर। एक बजट के बारे में पूछ सकते हैं आपको। आपका इंटरव्यू कब है? सर 17 फरवरी को। 17 फरवरी को। तो बजट होगा, हाँ जी सर। इकोनॉमिक सर्वे भी होगा, जी तो सर। उसको पढ़िएगा। कौन सा पेपर पढ़ते हैं हम, न्यूज़पेपर? सर इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू। अच्छा, ये पढ़ रहे हैं, हिंदू पढ़ रहे हैं। एक इकोनॉमिक न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, जो आपको अच्छा लगेगा, जो हिंदी में है वो पढ़ लीजिएगा। जी सर। जी सर। तो मिंट पढ़ लीजिए, या तो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लीजिए, या योजना पढ़ लीजिए। ओके वन इकोनॉमिक न्यूज़पेपर, ठीक। वो बजट के हिसाब से, बिकॉज बजट में तो जरूर 1-2 क्वेश्चन आएगा, बजट और इकोनॉमिक सर्वे पर। ओके सर। अच्छा, एक मैंने देखा आपको जो इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, जी सर। तो उसके लिए एक टाइम भी आपके पास कम है, इतना नहीं है। तो एक आपने एमईए वेबसाइट का भी उसको किया है, क्लिक करके देखा है एमईए वेबसाइट सर, में? जी सर। क्या देखा आपने? सर मुख्य तौर पे जो भी कुछ लेटेस्ट में आया है वो देख उसे फॉलो कर लेता हूँ। हाँ, लेटेस्ट तो देखिए जरूर। वो मतलब वो आते हैं, ब्रीफिंग वगैरह आते हैं, ब्रीफिंग जब भी कोई विजिट होता है तो ब्रीफिंग्स होते हैं। आप एक फैक्ट शीट भी होता है हर एक कंट्री के बारे में, जैसे बांग्लादेश है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, पढ़िए उसको। ज़्यादा लंबे नहीं है वो, 2-2 पेज 3-3 पेज के हैं, वो जरूर पढ़िएगा आपको। यस सर। और जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पॉइंट्स नोट करिए। जैसे नेपाल के बारे में मैंने पूछा आपको, जी सर। तो नेपाल में क्या गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन है, पॉलिटिकल पार्टीज। आपको पाकिस्तान बारे में भी पूछ सकते हैं, जी सर। आपको बांग्लादेश के बारे में पूछ सकते हैं, भूटान के बारे में पूछ सकते हैं, चाइना के बारे में पूछ सकते हैं। जी सर। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए क्या हो रहा है एक्चुअली। जी सर। यूक्रेन में जो है तो जी क्या सर। अभी समस्या क्या है, जी कैसे हल किया जाएगा, यस सर। इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया क्या कर रहा है, ये पूछ सकते हैं आपको। ओके सर। और एक ये भी पूछ सकते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम लोग कई सालों से प्रयास कर रहे हैं कि परमानेंट मेंबर बन जाए, लेकिन अभी तक हुआ है नहीं। जी तो सर। कैसे हो सकता है? जी सर। तो बाकी तो हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। ओके सर। और कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर पूछिएगा। सर पहला वो परिषद वाला सर जो स्मॉल, उसमें सर क्या और बेहतर उत्तर हो सकता है? देखिए दोनों के प्रॉस कॉन्स हैं, ऐसा नहीं है। अब वो बात यही है कि ये तो क्वेश्चन बड़ा प्रोबेबल हो सकता है कि भाई जब ये इतना इम्पोर्टेंट है तो क्यों नहीं और स्टेट्स में। जी सर। और अगर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो क्यों इनसे ना हटा दिया जाए। जी सर। और इसके दोनों प्रॉस कॉन्स हैं, उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ओके सर। फिर अकॉर्डिंगली इसको बोलिए। ये नहीं है कि इसका नुकसान ही नुकसान है और ये भी नहीं है कि इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, ये सब नहीं है। अब ये भी देखिए कि अब यहाँ पे देखिए बाई कैमरल यहाँ पे है, सेंटर में है ना, जी सर। तो 2 हैं तो 2 दूसरी का क्या रोल होता है, उसी से थोड़ा बहुत मोरलेस उसी टाइप का रोल वहाँ पे है। जी सर। उस तरह से अपना प्रॉस दिखा दीजिए। तो दोनों हैं प्रॉस कॉन्स, उनको उसी तरीके से फिर आपको एक रीनेमिंग ऑफ सिटीज के बारे में पूछ सकते हैं, जी सर। जो आपको मालूम है ना, ये प्रयागराज ये सब, उसके बारे में जरूर पूछेंगे आपको। जी सर।
तो आपका जो व्यू है दीजिए, कोई मतलब इसमें वो नहीं सोचने की बात नहीं कि ठीक है या बस गलत फैक्ट्स है। एंड फिगर से वो आप facts सपोर्टेड अपना रहना बताइए चाहिए। और सपोर्ट करिए अपना आर्गुमेंट्स को, जो भी आप कहेंगे उसको सपोर्ट करिए आर्गुमेंट के साथ। सर जैसे मेरे 60% आ रहे हैं, अगर मुझे 60 से 70% में कन्वर्ट करना है तो किस किस एरियाज में भी और काम करना चाहिए? जैसे आप हमने बताया आपको ये सब एरियाज हैं, जी जैसे आपको बजट एक बार आप बजट एक बार पढ़ लेंगे ठीक से, इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ लेंगे अच्छी तरह से, तो क्वेश्चंस उस पे आएंगे इकोनॉमिक्स और जैसे बजट और इकोनॉमिक सर्वे उस पर अच्छे बताएंगे आप। जी सर। और फिर आप अपने स्टेट के बारे में जरूर पूछेंगे जी सर। तो वो बताइएगा, इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में पूछेंगे तभी आप अच्छे तरह से बताइएगा। वैसे आपका पर्सनैलिटी बहुत प्लेजेंट पर्सनैलिटी है, जी सर। तो वो आपके फेवर में ही जाएगा। ओके सर। तो बस आप क्वेश्चन आंसर ठीक से करेंगे तो आपको 70% आ जाएंगे। ओके सर। ओके सर। जैसे साहब ने कहा G20 इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में, G20 चल ही रहा है, जी सर। जी। क्वाड है, जी हाँ? सर। जी सर। SCO है। हाँ, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जी सर। चाइना का यूएस के साथ क्या रिलेशनशिप है, ओके सर। क्यों है, स्ट्रेंड रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, क्यों है, जी सर। जी सर। इंडिया चाइना के स्ट्रेंड रिलेशनशिप हैं, क्यों हैं, जी सर। जी सर। सर टैब और करंट अफेयर से रिलेटेड प्रोबेबल क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करिए और उन्हें अच्छे से करिए। जी सर। जी। आपके नाम से ही शुरू हो जाता है टैब। ओके सर। ओके सर, वो जो आपने एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का क्वेश्चन पूछा था पीरियोडिक टेबल का, सर उसका आंसर सर रेलिवेंट था कि उसमें और नहीं ठीक था, मतलब उसको और भी थोड़ा रिफाइन कर सकते हैं कि प्रशासन भी या कोई भी पॉलिसी भी कुछ सिद्धांतों पे चलती है। अच्छा सर। जी सर। जैसे कि हम कोई पॉलिसी बनाते हैं तो किन व्यक्तियों को लेके, किन को समाज को लेके वो लेके चलते हैं, तो वही सिद्धांत जो हैं जो पीरियोडिक टेबल में, उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हम प्रशासन चलाते हैं। उन्हीं सिद्धांतों पे कुछ सिद्धांत तय करते हैं कि ये हमारा है, इसके पॉलिसी का बेस ये है। तो वो आपका काफ़ी ठीक था, थोड़ा बहुत वो था, उसको वो ठीक था आंसर आपका। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।